So from here we can say the sum of the values can be given as average into number, है ना. हम ये कह सकते हैं सम है एवरेज इनटू नंबर्स. तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज होता है सम डिवाइडेड बाय एवरेज. ठीक है, ये हमारा. तो ये तीन चीजें होगी. ऑफ कोर्स नो बिग डील, एक ही फॉर्मूला है, उसको हमने तीन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए हम इसको एवरेज बोलते हैं. लेकिन एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मींस अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. एवरेज का क्या मतलब होता है? अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू व्हिच मींस a value which can represent the entire data set. A value which can represent the entire data set. क्या मतलब है इस बात का? value which can represent the entire data set. इस बात का ये मतलब है एक ऐसी वैल्यू जिससे मैं सारी चीजों के बारे में बात कर सकूं. एक ऐसी वैल्यू जिसमें मैं सारी चीजों के बारे में बात कर सकूं. मान लो मैंने कहा इस क्लास के एवरेज मार्क्स, मान लेते हैं एवरेज मार्क्स 60 है. मान लो इस क्लास का मैंने एवरेज मार्क्स कितना बोला? 60. इसका क्या मतलब है? ना, इसका क्या मतलब है? सबके एवरेज 60 है, इस बात का क्या मतलब है? हैं? जो हायर है वो भी इंक्लूड होगा, जो नहीं है वो भी इंक्लूड. क्या मतलब है इस बात का? एवरेज 60 का मतलब है हर एक के पास 60 है. When I say the average marks of this 60, it actually means that everybody's marks is actually 60. That is the meaning. But सच्चाई में तो नहीं है ना. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है. इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. व्हेन आई से एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 60, इट मींस every individual is having 60, but the fact may be that some may be having higher, some may be having lower. ये कैसे काम है इसका? इसका एक यूसेज है, मैं अभी समझाऊंगा मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूँ आपको. मतलब असली यही होता है कि सबको, मान लो मैंने कहा एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज 22 years फॉर एग्जांपल. व्हाट डज इट मीन? ऐसा नहीं है कि सब 22 हैं, कोई 25 भी होगा, कोई 18 भी होगा. लेकिन जब मैंने कहा एवरेज 20 है, देन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पस, इट एक्चुअली मींस कि तुम्हारी उम्र भी 22 है, तुम्हारी उम्र भी 22 है, सबकी उम्र 22 है. एवरेज का ये मतलब होता है. तो इसका मतलब होता है इट इज एन रिप्रेजेंटेटिव और एन इंडिकेटिव वैल्यू. ये कैसी वैल्यू है? इंडिकेटिव वैल्यू है. इससे हमें असेसमेंट मिलता है. असेसमेंट कैसे मिलता है? मान लो मैंने कहा इस क्लास की एवरेज 60 है, उस क्लास की एवरेज 80 है. सो व्हाट आई विल इंडिकेट, आई विल इंटरप्रेट कि वो वाली क्लास इस क्लास से ज्यादा इंटेलिजेंट है. इसका ये मतलब है. समझ में आ रही बात? तो एवरेज इज फॉर सिंगल वैल्यू विच विल टेल मी अबाउट द एंटायर डेटा सेट. तो मैंने कहा इस क्लास की एवरेज 70 है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि लगभग सबके 70 हैं और सारे बच्चे अच्छे हैं. ठीक, यही मतलब होता है. ऑल्दो देर आर मेनी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एवरेजेस, ये वन ऑफ द मेथड है जिसको अर्थमेटिक मीन के नाम से हम जानते हैं. ऐसे वेटेड मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है. ठीक है, इस टाइप से जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं वो क्या किस लिए होते हैं? सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं. तो एवरेज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड. अरे भाई किसका स्पीकर ऑन है? गरिमा. ठीक है, इट इज अ सिंपल वैल्यू विच विल रिप्रेजेंट, दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ एवरेज. ये मतलब होता है. ठीक है, अब इसमें मैं पहले कुछ चीजें पूछ लेता हूं, उसके बाद हम समझते हैं. मान लेते हैं मेरा एवरेज है, मैंने हर वैल्यू को के से इंक्रीज कर दिया. लेट अस से आई इंक्रीज्ड एवरी टर्म बाय के. व्हाट इज द चेंज इन माय एवरेज? या मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्यों? नहीं, ऐड किया है मैंने, सब में हर टर्म में ऐड किया है. पहले तुमने सही कहा था, ऐड ही होएगा. मतलब क्या है बताता हूं. मान लेते हैं तीन टर्म है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3. इसका एवरेज मान लेते हैं a है. मैंने सब में 2 2 ऐड कर दिया, सब हर टर्म में. तो जो नया एवरेज बनेगा ना वो a प्लस 2 बनेगा, ना कि 2a बनेगा. क्यों बनेगा? एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस 2 3 टाइम्स आ गया. तो आई कैन राइट दिस एज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 3 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 3. इसको मैं कर सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3. 3 से 3 कटेगा, इसकी वैल्यू क्या थी? a प्लस 2. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है whatever change I bring in every individual value, that is the change that is going to happen in the average. समझ में आ रहा है?
अगर मुझे इस क्लास की एवरेज 22 साल है, अगर मैं चाहता हूं 23 करना, तो इसका मतलब है हर बच्चे पे एक एक साल बढ़ेगा. So whatever change you will bring about every quantity is the change that will be reflected in average. इसी तरीके से मान लो मैंने सारे में के माइनस कर दिया, तो क्या होएगा? माइनस के. तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा? a minus k. If I multiply every value by, let's say, k, then what is my new average? या k की पावर n, क्योंकि k कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी अंदर वाला डेटा सेम रहेगा. सो माय न्यू एवरेज इज k टाइम्स a. और अगर मैं डिवाइड करूंगा तो नया एवरेज जो है वो a डिवाइडेड बाय k हो जाएगा. आ रही बात समझ में? a डिवाइडेड बाय k हो जाएगा. हमें ये समझ में आना चाहिए. यहां तक समझ में आता? सो वॉट एवर चेंज आई एम ब्रिंगिंग इन एवरी वैल्यू इज द चेंज दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन एवरेज. सेकेंड, मैं दूसरी चीज बोलता हूं कि मैंने एवरेज में 5 ऐड कर दिया. मान लेते हैं इस क्लास का एवरेज मार्क 60 था, और मैंने कहा अब इस क्लास का एवरेज 65 है. इस बात का क्या मतलब है? सबके मार्क्स 5 से बढ़ गए. So if there is a change in average, whatever change in average is happening, it is reflecting upon every individual of the group. उस ग्रुप में जो डेटा है उस सब पे वो पूरा का पूरा चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है. ये बात समझ में आ रही है सभी को? इस तरीके से हमें इसको समझना है. नो प्रॉब्लम्स. तो एक एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है. ठीक है. अब जो सिंपलेस्ट एक क्वेश्चन बन सकता है एवरेज निकालने का, वो क्या हो सकता है? मान लेते हैं मैंने कहा आपको एवरेज बताना है. मान लेते हैं 302, 309, 315, 285, अच्छा 324, 275, मान लेते हैं 290. मैंने कहा इसका एवरेज निकाल लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now this is a very simple question. There are certain 7 terms are given and I'm asking you to find out an average. How do you find out an average? क्या तरीका है? Now, so the whole point is we have to do is 302 plus 309 plus 315 plus 285 plus 324 plus 275 plus 290, and this entire value is divided by 7. I mean, that is the real way of doing it. But see, understand this. What do you mean by average? It means everybody must have same value. Now if you look this data set and just broadly think, मोटा मोटा सोचो, तो क्या एवरेज बननी चाहिए? 300. The values is around 300. मैं मान लेता हूं इसकी एवरेज 300 है. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एवरेज 300 है. इस बात का क्या मतलब है? कि सारी वैल्यू 300 होनी चाहिए. मान लो 300 300 300 7 बार जोड़ते तो 7 into 300 डिवाइड बाय 7 वापस 300 आ जाता. मतलब एवरेज 300 का मतलब है एवरी वैल्यू मस्ट बी 300. बट प्रैक्टिकल बात क्या है कि इसमें तो 2 फालतू है, इसमें 9 फालतू है, इसमें 15 फालतू है, इसमें 15 की कमी है, इसमें 24 फालतू है, इसमें 25 की कमी है, और इसमें 10 की कमी है. Now whatever difference or variation that is going to happen in average is because of these gaps. जो पंगा होएगा एक्चुअल आंसर में वो इसी की वजह से होगा, क्योंकि अगर सारे 300 होते तो एवरेज भी 300 आता, और हमने क्या मान लिया? एवरेज को 300 मान लिया. तो अब हो क्या रहा है? ये 15 फालतू, इसके पास 15 की कमी, ये इसको दे देगा तो बात बराबर हो जाएगी. ये खत्म हो गया मामला. इसमें 24 फालतू है, 25 की कमी है, ये इसको दे देगा तो इसके पास सिर्फ 1 की कमी बचेगी. ठीक है. इसके पास 9 फालतू है, 10 की कमी है, ये इसको दे देगा तो इसके पास 1 की कमी बचेगी. ओहो, इतना परफेक्ट तो मैंने कभी बनाया नहीं. 0. एक्चुअल आंसर 300 आ गया भाई. ऐसे चलो, एक इंसिडेंटली बन गया है, लेकिन मान लेते हैं कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा यार. ये तो बड़ा ही ज्यादा अच्छा हो गया क्वेश्चन, और बनता नहीं है ये तो, मतलब इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग. रुक जा, एक और डाल देते हैं यार, और कम्प्लेक्स बना लेते हैं क्वेश्चन को. मान लेते हैं मैंने डाल दिया 295 डाल दिया. एक मान लो मैंने 288 डाल दिया, मान लेते हैं. तो अब मेरे पास कितनी 9 वैल्यूज हो गई बेसिकली. तो टेक्निकली स्पीकिंग 295 प्लस 288 डिवाइडेड बाय 9, ये आंसर बनना चाहिए था. अब इसमें तो 0 हो गया. इसमें कितने की कमी है? 5 की. इसमें कितने की कमी है? 12 की. तो टोटल कमी कितनी हो गई?
17। ये 17 की कमी है ओवरऑल डेटा में। ये कमी कितने लोगों में बटेगी? 9 में। अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा। 1.98 मान लेते हैं। तो कहना इसे मेरा आंसर होगा 300 प्लस 1.98, ये माइनस में होगा। तो मेरा एक्चुअल आंसर हो जाएगा 300 में से 1.98 माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 8 गया 2 0 992। So my average will be 299.02, which is far more easier way of finding out average than actually adding this, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू ऐड 298 होगा ना? है 298। हाँ 298, ठीक है, which is far more easier to solve than actually adding this and dividing by 9। ये बात समझ में आ रही है सभी को? Now this method is useful when the values are close to each other। अगर बहुत ज्यादा गैप हो गया तो वो जो गैप है वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर हमारा वो शॉर्टकट यूजलेस हो जाएगा। तो हम इन अ सेंस what we are using is the fact that we know average means every value must be same। इस नॉलेज को हम यूज करके इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट कर रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आ रही बात समझ में? तो कोई भी एवरेज आएगा तो हमें ऐसे कोशिश करनी है सॉल्व करने की। क्लियर है यहाँ तक? नाउ दैट्स वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द टॉपिक दैट वी आर स्टडीइंग। नाउ द सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी मे गेट इन एवरेज इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ group average। So let me just ask you this question. Let us say the student sitting in this class is having an average age of 22 years, and the student sitting in that class is, let's say, average is 20 years। जितने बच्चे यहाँ इनका एवरेज 22 है, वहां जो बैठे हैं उनका एवरेज 20 है। Now what is the average age of all the students sitting in both the classes? 21। कैसे आया? जो कि आंसर गलत है। क्यों गलत है? आपने मुझे पता है क्या बताया है? आपने मुझे एवरेज ऑफ एवरेज बताया है, और मैंने पूछा क्या था? एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? यस, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय। तो अगर मुझे एवरेज एज निकालना है तो पहले मुझे टोटल एज चाहिए और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में तो मान लो अपन गिन सकते हैं कि भाई कितने, मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, उस क्लास का तो पता नहीं ना हमें कितने बच्चे बैठे हैं। तो अगर एवरेज निकलता है तो 22 इंटू, मान लेते हैं यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं, 20 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 10 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरा एवरेज आएगा। समझ में आ रहा है? क्या नहीं आया? ये मैंने कहा ग्रुप एवरेज निकालना है अपने को, ठीक है, ग्रुप एवरेज निकालना है। तो ग्रुप एवरेज का मतलब टोटल एज डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में मान लो 22 एवरेज है और 10 बच्चे बैठे हैं, तो इस क्लास की टोटल एज कितनी हो जाएगी? और 10 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? ओके, इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और हर बच्चे की, मतलब ऑन एन एवरेज हर बच्चे की एज 22 साल है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी इस क्लास के में? एवरेज टोटल कितनी हो जाएगी? मान ले सबके पास 22 टॉफियां हैं, तेरे पास 22 है, सबके पास 22 हैं, तो कितनी टॉफियां इस क्लास में? तेरे पास 22 टॉफी है मान ले, इसके पास भी 22 है, टोटल कितनी टॉफी हुई? उसके पास 22 है, कितनी हुई? उसके पास भी 22 है, फिर 88। ठीक है, क्या किया तूने? प्लस किया, 4 को प्लस किया। क्या मैं बोलूं कि 22 इंटू 4 कर दूं तो भी बात बराबर है? अगर मान ले 4 की वजह 10 बच्चे होते फिर क्या होता? 10 हो जाता। तो अगर मान लो मैंने कहा 22 एवरेज एज है इस क्लास की, तो 10 बच्चे हैं, तो टोटल एज कितनी होगी? ये लिखा हुआ है 22 इंटू 10। और उस क्लास में एवरेज एज कितनी है? कितने बच्चे हैं पता नहीं है, उसकी टोटल एज ही होगी, हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये एवरेज है, इसको ग्रुप एवरेज बोलते हैं। किताब में फॉर्मूला ऐसे मिलेगा, A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये मेरा ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? किसका फॉर्मूला है? ग्रुप एवरेज। अब कोई जरूरी नहीं दो ग्रुप हो, 3 भी तो हो सकता है, उस केस में क्या बन जाएगा?
A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, इस चीज को अगर तुम पढ़ोगे इसको वेटेड मीन भी कहा जाता है। वेटेड मीन, कॉमर्स वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सुना हुआ है वेटेड मीन? कहाँ इस्तेमाल होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी? क्या है? डिस्पर्शन। हाँ, मतलब कोई प्रैक्टिकल जगह बताओ जहां इस्तेमाल करते हैं अपन। वो तो एवरेज सैलरी होती है, वेटेड सैलरी थोड़ी ना होती है। शेयर सेंसेक्स, सेंसेक्स इज अ रिजल्टेंट ऑफ वेटेड मीन। सेंसेक्स सुना है? क्या होता है? स्टॉक मार्केट का जो शेयर प्राइस जिसको बोलते हैं, स्टॉक शेयर बढ़ गए कम हो गए, तो वो क्या है, वो कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रुप है, मान लो एनएससी में 50 का 30 का, बीएससी में ऐसे ग्रुप है, क्या उनके शेयर का एवरेज होता है क्या? वो वेटेड एवरेज होता है। इसीलिए वेटेड एवरेज का मतलब है, मान लो रिलायंस का शेयर है 500 रुपए का, एग्जांपल ले रहा हूँ, एचडीएफसी का 800 रुपए का, किसी का नहीं कम 200 रुपए का, तो इसकी इंपॉर्टेंस असाइन करी जाती है। मान लो इसकी इंपॉर्टेंस 3 है, इसकी इंपॉर्टेंस 2 है, इसकी इंपॉर्टेंस हाफ है, तो अगर वेटेड मीन निकालना है तो इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय 3 + 2 + हाफ। इसीलिए मान लो रिलायंस के शेयर बढ़ गए तो शेयर मार्केट भी जो है ना, सेंसेक्स भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस रिलायंस शेयर की जो इंपॉर्टेंस है या वेटेज है वो ज्यादा है। कोई XYZ छोटा मोटा शेयर है, वो चाहे 10 गुना भी हो जाए, इंडेक्स को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो ये वेटेड मीन होता है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना, इन्फ्लेशन, ये सारा एप्लीकेशन है इसका। जैसे कि अगर खाने के दाम बढ़ गए, ठीक है, तो इन्फ्लेशन सबसे तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर अगर मान लो उसके दाम बढ़ गए, मान लेते हैं BMW या मर्सिडीज के दाम 10 गुना हो गए, तो इन्फ्लेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन में फूड का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है। उसके बाद फूड, क्लोथिंग, फिर शेल्टर यानी हाउसिंग, इन चीजों का इंपॉर्टेंस इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में ज्यादा। इनमें महंगाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन हमें ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लग्जरी गुड्स हैं, मान लो सिगरेट के दाम कल आज कितने की आती है सिगरेट? भाई शाबाश, मैं यही जानना चाह रहा था, कौन आंसर बताएगा? अच्छा, रखते हो, ठीक है। अच्छा चलो, ऑनलाइन वाले क्या बीड़ी की बंडल का रेट बताओगे मेरे को? है कुछ नहीं बता रहे? ओके, मतलब ये है कि द पॉइंट इज, अब वो सिगरेट मान लो 10 रुपए भी, 50 रुपए भी हो जाएगी ना, इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दाल, चावल, गेहूं, इनके रेट बढ़ते इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। क्या मतलब है? इंपॉर्टेंस इसकी प्राइस को ज्यादा दी हुई है। दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ वेटेड एवरेज है। ये मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इन अनदर सेंस हम इसको ग्रुप एवरेज के टर्म्स में भी समझते हैं और इसको वेटेड एवरेज के टर्म्स में भी समझते हैं। बस हमें आइडिया होना चाहिए, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो दे विल एक्सपेक्ट यू टू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, चाहे रिटर्न में कहीं आ जाएगा चाहे इंटरव्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब हाँ, मतलब फॉर्मूला यही बनता है। मान लो वेटेड मीन का, मुझे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मान लो W वेट इंपॉर्टेंस इनटू उसकी वैल्यू, फिर इंपॉर्टेंस उसकी इनकी वैल्यू, फिर इंपॉर्टेंस इसकी वैल्यू, सो ऑन टिल ये सारी, ये टोटल हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे किससे? वेट से, इंपॉर्टेंस। ये वेटेड होता है। अगर सबको इंपॉर्टेंस 1 दे दी गई, मतलब क्या है? सबको इंपॉर्टेंस 1, इसका क्या मतलब है? सबका बराबर है, वो सिंपल एवरेज हो गया। भाई आपने W1 W2 को 1 1 मान लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x1 + x2 डिवाइड बाय n ही हो जाएगा। तो जो हम नॉर्मल अर्थमेटिक मीन बोलते हैं ना, जो हम नॉर्मल अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, वो भी एक तरीके से वेटेड मीन है, वेयर इंपॉर्टेंस इज असाइंड इक्वली टू एवरीबडी, बस। तो मोर जेनरिक फॉर्मूला क्या है? वेटेड मीन इज अ जेनरिक फॉर्मूला एंड अर्थमेटिक मीन इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। जबकि हम पढ़ते उल्टा है, पढ़ते हम जनरली अर्थमेटिक मीन है, बट वो एक स्पेशल केस है। किसका? वेटेड मीन का। स्पेशल केस क्यों? वेयर एवरीबडी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। दैट इज द बेसिक मीनिंग। आ रही बात समझ में?
ठीक, तो ये हमारा ग्रुप है। अब मैं एक सिंपल से एक दो एग्जांपल पूछ लेता हूँ, मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाता है हमको। मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज मान लेते हैं 12 ईयर्स है, और दूसरे रूम में मान लो 4 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज 15 ईयर्स है। अब हम दोनों को मर्ज कर दिया, तो जो नया ग्रुप बनेगा उसकी एवरेज एज क्या हो जाएगी, बता सकते हो? यू गेटिंग द क्वेश्चन? भाई देयर इज अ क्लास जिसमें 8 बच्चे बैठे हैं जिनकी एवरेज एज 12 साल है, यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं जिनकी एवरेज एज 15 साल है, तो बताओ ओवरऑल एवरेज एज कितनी है? ओके 13। कैसे किया? प्लस ये मेरा एवरेज आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको, मैं एक और मतलब मुंहजबानी सवाल बता रहा हूं कैसे करते हैं। ये 8 बच्चों की उम्र 12 है, ये 4 बच्चों की भी 12 होती तो एवरेज क्या बनती? 12 बनती। बट इन 4 बच्चों के पास कितना फालतू है? तो एक बच्चे के पास 3 फालतू है, 4 बच्चे के पास 12 फालतू है। ये 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक को कितना मिलेगा? एक। तो क्या होना चाहिए? 13। ये आंसर आ गया। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? टॉफी है, 8 बच्चों में 12 टॉफी है, 4 बच्चों से 15 टॉफी है। ठीक, अगर इकट्ठे हो गए तो बराबर एवरेज का मतलब सबको बराबर। अगर इनके पास भी 12 टॉफियां होती तो ये बच्चे इकट्ठे होने पे सबके पास 12 टॉफियां होती, बट प्रैक्टिकली दे आर हैविंग, पर पर्सन इज हैविंग 3 टॉफीज एक्स्ट्रा, सो 4 पीपल इज हैविंग 12 टॉफीज एक्स्ट्रा। नाउ दिस 12 नीड्स टू बी डिवाइडेड अमंग whom? 12 पीपल, तो हर एक को कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 1। तो एवरेज आ गया 13। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है, यस गुड। समझ में आ रहा है? तो इसको ओरली भी कर सकते थे, बट ऑब्वियसली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट you need to understand conceptually, and then of course we can go ahead with the shortcuts and other ideas. ऐसे ग्रुप टूट भी सकता था। मान लेते हैं यही क्वेश्चन, मान लेते हैं कि 8 बच्चे थे जिनकी उम्र 12 साल थी, उसमें झगड़ा हो गया, 3 बच्चे बाहर चले गए जिनकी उम्र 15 साल थी, तो बच्चे हुए बच्चों की एवरेज एज क्या है? कैसे करोगे? 8 बच्चे थे जिनकी एवरेज एज 12 साल थी, उनमें झगड़ा हो गया, 3 बाहर चले गए, और जो बाहर गए उनकी एवरेज एज 15 साल थी। अब जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी एवरेज एज क्या है? बिल्कुल सही। क्या करोगे? 8 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 15 डिवाइड बाय क्या करूं? 8 माइनस 3। तो जब ग्रुप ब्रेक होता है तो मेरा A1 N1 उसमें से जो टूट गया A2 N2 डिवाइडेड बाय N1 माइनस N2, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और ये मेरा स्पेसिफिक एग्जांपल है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 12 8 जा 96 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 कितना बनेगा? 1। 9 में से 4 गया 5, यही बनेगा। कितना बन जाएगा? 2। ठीक है, सर मुझे समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट करना ये। कहाँ से नहीं आया बेटा तो? ये वाला सर ये वाला, हाँ ये जो ग्रुप में से बच्चे चले गए थे चले बाहर। गए। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 8 बच्चे थे जिनकी एवरेज एज 12 साल थी। ठीक है, तो टोटल एज कितनी हो गई इन बच्चों की? 96। ठीक है, यस सर। उसके बाद उसमें से 3 बच्चे बाहर चले गए। ठीक है, और हर एक बच्चे की एवरेज एज 15 साल थी, तो टोटल कितने एज बाहर चले गए? कितना वैल्यू बाहर कम हो गया इसमें टोटल में? 45। यस सर। और कितने बच्चे बच गए अपने ग्रुप में? 8 माइनस 3 5। तो एवरेज का यही मतलब होता है, जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यस सर। इसको ऐसे समझो, 8 बच्चे थे, हर एक के पास 12 टॉफियां थी, तो टोटल ग्रुप में कितनी टॉफियां थी? इतनी। 96। अब कुछ बच्चे चले गए, वो बच्चे चले गए, 3 बच्चे चले गए, और हर बच्चा 15 टॉफियां ले गया अपने साथ, तो टोटल टॉफियां कितनी कम हो गई अपने ग्रुप में? 45। 45। तो अब अपने पास ग्रुप में इतनी टॉफियां बची हैं। यस सर। अब ये टॉफियां कितने लोगों के पास बची हैं? 5 बच्चों के पास 5। बची तो है। हाँ, तो वो इसका मतलब एवरेज टॉफियां आ जाएंगी। यस सर। ये आ गया आंसर हमारा। ओके सर। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। इसको दूसरा तरीका अगर हमें सोचने का है, तो ये मान लो ये 3 बच्चे गए 12 टॉफी लेके जाते तो कोई फर्क पड़ता? ये 3 बच्चे जो बाहर गए 12 टॉफियां ले जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेके कितना गए? 15। यानी हर बच्चा 3 टॉफी फालतू ले गया। तो 3 बच्चे कितनी फालतू ले गए? 9 टॉफियां। ये कहीं से तो ली होगी ना, कितने बच्चों से लिए? 5 बच्चों से। 5 बच्चों, हर बच्चे से कितनी ले ली? 1.8 ले ली। हमने कितनी मानी थी उनके पास? 12। तो 12 में से 1.8 करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10.2। बट ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला थिंग लाइक
ये समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन कैट दे विल आस्क यू और एनी अदर एग्जामिनेशन. व्हाट इज द नेचर, वो किस तरीके से पूछते हैं. दे विल ऑलवेज आस्क यू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन? दे विल से कि भाई लेट्स से कोई क्रिकेटर था, उसने मान लेते हैं 50 इनिंग्स खेली और उसका जो एवरेज था 50 इनिंग्स में वो मान लेते हैं 60 रन था. फिर बोलेगा अगले मैच में बताओ उसने कितने रन स्कोर किए कि उसका ओवरऑल एवरेज 62 हो गया. You understanding? So it says there's a player who had played 50 innings in one day international and his average batting average was 60. So, and in the next match, he scored how many runs such that his batting average became 62. Now that is the question. Now this is an application question. Cricket में आता है. ऐसे bowling average के भी questions आते हैं. बताओ कैसे करोगे? सर कितने ज्यादा बनाए? 162 रन बनाए नहीं नहीं हैं नहीं 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 नहीं, कितने ज्यादा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने रन बनाए हैं अगले अगले मैच में. 162. अच्छा 162. अच्छा कैसे? सर पहले सम निकाल लिया 50 50 से मल्टीप्लाई करके, हम्म तो फिर 51 इंटू 62 कर दिया, हम्म. तो फिर बीच का डिफरेंस निकाल लिया. तो पहले इमीडिएट जो टोटल था वो ये टोटल था, नंबर ऑफ रन स्कोर किए वो x हो गए और जो न्यू नंबर ऑफ न्यू एवरेज कितना हो गया डिवाइडेड बाय 61 विच इज इक्वल टू. अब पता तूने गलती कहाँ करी है? सर मैंने देखो पहले 3000 बनाता था, वो सम 3000 था. हाँ. एक मैच और जुड़ेगा उसका, और एवरेज 62 ही है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, नया सम जो आएगा. तो यही किया होगा 62 इंटू 61. नहीं सर 62 इंटू 51 किया था सर मैंने. 51 किया था. हाँ एक इनिंग जोड़ी. अच्छा इनिंग, हाँ टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स तो 50 है ना. हाँ तो इनिंग्स 51 ही जुड़ेगी. ठीक है सर फिर मेरा आंसर. बिल्कुल ठीक है. हाँ ठीक है. इनिंग्स 51 है, 50 मैच है, एक और खेला 51. भाई पहले 300 रन थे, नहीं 3000 रन थे ना, और फिर उसने एक मैच और खेला, तो ये टोटल न्यू स्कोर हो गया. न्यू स्कोर डिवाइडेड बाय न्यू नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू न्यू एवरेज. इस तरीके से कर सकते हैं. अगर मुझे करना होता तो मैं ये करता. अभी 50 ओवर में उसने 60 मारे, अगर अगले में भी वो 60 ही बनाता तो एवरेज 60 ही रहती. लेकिन हर मैच के लिए उसको 2 रन फालतू बनाने, तो 51 मैच खेले हैं, हर मैच के लिए 2 रन फालतू बनाने, तो कितने बन गए 102 और 60 ये तो बनाने ही बनाने थे, तो कितना हो गया? इतने रन बनाए होंगे इसने इस मैच में. सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर. ये है इस तरह. यस सर ये 162 ही आया था. ये समझ में आ रहा है? पहले मेथड समझ में आया? नहीं आया? नहीं. देख 50 मैच खेले उसने इनिंग्स और उसका एवरेज कितना था 60. अब एक इनिंग और खेली उसने, उसकी वजह से एवरेज कितना हो गया 62. अब न्यू एवरेज निकालना है अपने को. न्यू एवरेज अगर निकालेंगे तो न्यू टोटल डिवाइड बाय न्यू नंबर, यही बात है. अच्छा न्यू टोटल का क्या मतलब है? अभी तक का टोटल रन कितना बना? 50 मैच में 60 रन के हिसाब से उसने टोटल इतने रन बनाए होंगे. अगले मैच में कुछ तो रन बनाया होगा, हमें यही निकालना है कितने रन बनाए. मान लो x रन बनाए, अब कितने रन हो गए टोटल? 3000 प्लस x. ये कितने मैचेस में बनाए? 50 प्लस 1. तो ये नया टोटल है डिवाइड बाय नया. ये इसकी वजह से एवरेज बदल गया. एवरेज कितना आ गया? बस है. ऐसे कैसे आएगा? कुछ तो भी गलत किया है. मान लेते हैं तेरे को 62 इंटू 51 सॉल्व करना है, तो क्या करेगा?
इसका करके आधा कर दे प्लस 62 कर दे, यही बनेगा 3100 प्लस 62, तो 3162 बनेगा, और माइनस तो कितना बनेगा? ये समझ में आ रही है ऐसे कैसे किया मैंने? बता कैसे किया? 62 इंटू 51 का सिखाया होगा भाई क्लास में तेरे को। अगर 62 इंटू 50 करना होता कैसे करता, चलिए बता। 100 का आधा, 5 की मल्टीप्लीकेशन, तो ये 100 का आधा होगा, तो 6200 का आधा 50 हो गया, लेकिन 51 करना था ना, तो प्लस 62। मतलब ऑफ कोर्स इसका एग्जाम में इतनी मेहनत नहीं करनी है, ये टेक्निकली ये कर रहा हूं मैं, कर सकते हैं। 50 को मैं 100/2 लिख रहा हूं, ये कर सकते हैं। ऐसा ही क्यों कर रहा हूं? बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान होता है, 2 से डिवाइड करना हमेशा आसान होता है, तो 60 to 100। हाँ हाँ सर कैट के पेपर में सर कैलकुलेटर होता है ना ऊपर, हाँ होते हैं। फिर सर ऐसे जरूरी थोड़ा ना करने के लिए। हाँ एक दो बार करके देखना, मॉक्स में पता लग जाएगा मैं क्यों करवा रहा हूँ। कैसे टाइम सर? क्या टाइम बहुत वेस्ट होता है? हाँ टाइम बहुत वेस्ट होता है, और जहाँ एग्जाम दोगे कई बार वो नहीं चलता, माउस नहीं चलता, कई बार कीबोर्ड नहीं चलता, और चलता है तो हैंग हो जाता है। ठीक है, 98% यूज ही नहीं होता वो, अनलेस अदरवाइज कुछ क्रॉस चेक करना है आपने तभी करते हैं बच्चे, जनरली यूज नहीं कर पाते हैं अपन। ओके सर। वो सिर्फ उसकी जीवन की शांति के लिए दिया हुआ है कि कैलकुलेशन तो अपन कर ही लेंगे। ठीक है हाँ, बट चलो ठीक है, होता है, मतलब जस्ट इन केस फंस गए तो कर लेंगे। ठीक है ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग, मतलब ये तो मुजवानी हो जाएगा, तो फिर व्हेन यू डू ओरली थिंग्स इट इज मच फास्टर देन डूइंग आइदर इवन बाय कैलकुलेटर और फिजिकली डूइंग इट, है ना? ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप से। ठीक है, ऐसे भी होता है कि भाई कुछ लोग थे उसमें से मान लो उनकी एवरेज 60 साल थी, एक बंदा चला गया, दूसरा बंदा आ गया, तो जो नया बंदा आया उसकी वजह से एवरेज एज 62 हो गई। अब बताओ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन? जैसे कि मान लो 60 साल थी, मान लो 10 लोग थे, उसमें से एक बंदा चला गया और एक नया बंदा आ गया, उसकी वजह से जो एवरेज है वो 62 हो गई। ये क्वेश्चन बनेगा, और आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस इन एज? प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, हमें दिखता क्या है? 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, और हम सोच रहे हैं 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है तो दोनों निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे, बट वो 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन सॉल्व तो होगा नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने की, डायरेक्ट आंसर ही नजर आपने को। ठीक है, तो 600 प्लस n माइनस एक्स इज इक्वल टू 620, तो n माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ द 2 पर्सन्स एज इज 20। नाउ this question may seem very easy right now, but once it is given to you in the examination that there were number of people, one person went, one person came, what is the difference in age? Difference, the moment you can say difference, it means you are searching for 2 answers and then you are find out, but you practically cannot get those 2 answers, but somehow the answer is directly can be seen in the question. Now that is where your intelligence and intellect will lie for us to solve these questions. समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन आपको एवरेजेस में मिलेंगे। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट वी नीड टू नो। लेट अस से द एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज 22 years and there is somebody who comes from outside in this class whose age is 23 years. Will the average age of the students in the class increase or decrease or not change? इस क्लास की एवरेज एज 22 साल है, बाहर से एक बच्चा है जिसकी उम्र 24 साल थी फॉर एग्जांपल, तो इस क्लास की एवरेज एज बढ़ेगी घटेगी या कुछ नहीं होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों? नीचे भी तो डिनोमिनेटर भी तो बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या हो गया? फिर भी बढ़ेगा। कॉमन एज तो जैसे 22 ही है, एक नया बंदा है उसकी 24 है। बिल्कुल, तो एवरेज एज बढ़ेगी, बिल्कुल सही। क्योंकि मान लो 22 साल होती, बाहर से मान लो 22 टॉफियां है सबके पास, बाहर से एक बच्चा है वो 24 टॉफियां लेकर आया, तो 2 एक्स्ट्रा लाया, वो 2 सब में बटेगी, एवरेज का यही मतलब है, तो सबकी एवरेज एज बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं हमने इस क्लास में एवरेज एज 22 ईयर से एक बच्चे को बाहर भेज दिया जिसकी एवरेज एज 24 साल थी, फिर जिसकी एज 24 साल थी एक्चुअली, तो एवरेज एज बढ़ेगी घटेगी? घटेगी सर। घटेगी। भाई मान लो 22 टॉफियां हैं और एक बंदा 24 लेके जाएगा, तो खोसेगा कहीं से, किसी से तो तुम ही से तो लेगा, तो एवरेज एज कम हो जाएगी। अच्छा मान लेते हैं दोनों बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने दोनों को बाहर भेज दिया,
ठीक है, इसकी उम्र 24 साल थी, उसकी उम्र 20 साल थी, फिर क्यों 2 बच्चों को भेजा है मैंने? दोनों की एवरेज 22 है इसलिए कट जाएगा, ज्यादा कम है इसलिए नहीं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? एक की 24 थी, एक की 20 थी, ऑन एन एवरेज दोनों की कितनी पड़ी? 22, और एवरेज एज क्लास की क्या थी? 22, और दोनों को बाहर भेज दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक एवरेज क्वांटिटी होती है, अगर अपन उसमें से एवरेज क्वांटिटी को बाहर निकालें या एवरेज क्वांटिटी को उसमें डालें तो मेरी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, नॉट ओनली एवरेज क्वांटिटी, मल्टीपल ऑफ एवरेज क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़े। जैसे 2 बच्चे गए, ऑन एन एवरेज 22 लेकर गए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे 2 लोग बाहर से आ गए, मान लो एक की उम्र 24 थी, एक की 20 थी, ऑन एन एवरेज 22 आया तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? उसी तरीके से अगर हमने एवरेज क्वांटिटी से ज्यादा ऐड किया तो एवरेज बढ़ जाएगा, एवरेज क्वांटिटी से कम ऐड किया तो एवरेज कम हो जाएगा, और एवरेज क्वांटिटी में एवरेज क्वांटिटी से ज्यादा निकाला तो एवरेज कम हो जाएगा, एवरेज क्वांटिटी में से एवरेज क्वांटिटी से कम निकाला तो एवरेज बढ़ जाएगा। इसको रट्टा नहीं मारना, मार नहीं पाओगे, समझना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह क्या रहा हूं? हाँ बेटा बोल, क्या नहीं आ रहा तेरे उसमें में? आ गया, ठीक। हाँ जी, ऑनलाइन किडोज आ गया सर। आ गया सभी को? Okay, so if you look your books, you know, these are broadly the concepts associated with averages. Now in DI इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। अगर आप कैट की बात करें, मोर स्पेसिफिकली आईपीएम या आईएम्स की बात करें, तो उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। DI के अंदर इसका यूसेज थोड़ा सा ज्यादा होता है एवरेजेस का, बट दैट इज इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, देन बाय एंड लार्ज यू शुड बी एबल टू हैंडल क्वेश्चंस ऑन एवरेजेस। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं, तो लेट्स स्टार्ट विद मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मिक्सचर और एलिगेशंस। यहां दे दूं? अच्छा, मिक्सचर्स एंड मिक्सचर किसको बोलते हैं? आजकल तो शाम को मजा आता होगा थोड़ा मिला मिला के, नहीं? पापा को तो मजा आता ही होगा, हमें तो ना, मौसम तो ठीक ही हो रखा है ना? तो वैसे हम जनरली मिक्सचर वो किसको बोलते हैं? जैसे हल्दीराम का मिक्सचर आता है, उसमें क्या होता है? कुछ काजू, हाँ चल काजू, तू तो काजू मतलब कोई दे दे तो तू काजू उठा के खाएगा, इसका मतलब ये है। उसमें मूंगफली होती है, दाल होती है, भुजिया होती है, सब कुछ मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। I mean, if you mix many things, we say it's a mixture. But if you talk more technically, you know, in terms of school में जो हम पढ़ते थे, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कुछ पता है क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? जिसमें 4 एलिमेंट्स होना ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। एलिमेंट क्या होता है? चलो, वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो एलिमेंट्री प्योर मेटल होते थे। ओके चलो, सो देयर आर एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सिंपल एक एलिमेंट इन इटसेल्फ इज व्हाट शुड आई से, एलिमेंट क्या बताऊं, मतलब वो पीरियोडिक टेबल में हमारी दुनिया में जो भी चीजें हैं वो एलिमेंट्स हैं। और कितने एलिमेंट्स थे उसमें उस वक्त? कितने? 108। एक आधा मिल गया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर ऑल एलिमेंट्स एक तरह से। तो यहाँ गैसियस एलिमेंट्स थे, राइट साइड में मेटेलिक एलिमेंट्स थे। तो इन्हीं एलिमेंट्स को मिक्स करके सारी चीजें जो दुनिया में हम देखते हैं वो इन्हीं चीजों को मिला के बनी हुई है। ठीक है, जब एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं और फिक्स्ड रेशियो में मिक्स करते हैं तो कुछ चीजें बनती हैं। जैसे कि पानी बनाना है मान लो अपने को, तो पानी कैसे बनता है? हमारे पास हाइड्रोजन है, इट्स एलिमेंट, अवेलेबल है हवा में। ऑक्सीजन है, एलिमेंट, अवेलेबल है। लेकिन इसको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इसका हो जाए तो हम ये देखते हैं कि हमारा H2O बन जाता है। ऑफ कोर्स इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे है, क्या करते थे, 2 ही बन जाएगा, 2 ही बन जाएगा, मतलब ऐसा। ये हाइड्रोजन, पानी बन गया। अब अगर आप बोलते हो जी मैं नलके का पानी लेता हूं, मैं फिर आरओ का पानी लेता हूं, मैं गटर का पानी लेता हूं, मैं मतलब तालाब का पानी लेता हूं, और मैं समुद्र का पानी लेता हूं या कैंगन पानी लेता हूं। जब पानी आप कहीं से भी लोगे, जब पानी का कंपोजिशन देखोगे तो H2O ही होगा, तभी वो पानी है। No matter what the source is, no matter from where you are putting. That means whenever you are mixing
two or more elements in some fixed ratio. रेशियो फिक्स्ड है. क्या रेशियो फिक्स है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ फिक्स्ड है, तभी वो पानी बनेगा. समझ में आ रहा है? तो when 2 or more elements are mixed in a fixed ratio, it is known as a compound. उसको कंपाउंड बोलते हैं. अब जैसे मान लो आपने 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया, तो ये एक कंपाउंड है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं जिसको. क्लीनिंग एजेंट होता है, कान कून भी साफ करते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, राइट? सो व्हेनेवर यू आर मिक्सिंग 2 or more elements in some fixed ratio, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है? रेशियो फिक्स होनी चाहिए, तो उसको कंपाउंड बोलते हैं. अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड या एलिमेंट और कंपाउंड किसी भी रैंडम रेशियो में मिक्स कर दें, तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं. जैसे हवा जो है, ये क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? गैसेस. कौन सा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से अलग अलग रेशियोज हैं. ये मिक्सचर है, क्योंकि इसका एकदम रेशियो डिफाइन नहीं है. इस कमरे में हो सकता है इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो क्योंकि हम बैठे हैं क्लोज रूम में, हो सकता है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, ऑक्सीजन ज्यादा है. डिपेंडिंग ऑन पॉल्यूशन का कहाँ कितना है, उसमें कंपोजिशन ऑफ एयर का चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए जब हम भुजिया खाते हैं या ये सब खाते हैं, तो ऐसा नहीं बोलते यार इसमें 3.5 काजू होने चाहिए थे इतने ग्राम में, तो 2.5 काजू कैसे आ गए, 2 कैसे? बिकॉज इट्स अ मिक्सचर, इट इज रैंडमली मिक्स्ड. So that is the whole point I'm trying. So the ratio is not defined in a mixture. समझ में आ रही बात? ये डिफरेंस होता है मिक्सचर का. हालांकि ये हम इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है टू दैट एक्सटेंट, बट वी नीड टू नो द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर. लेकिन हम क्योंकि मैनेजमेंट के एग्जाम में मिक्सचर पढ़ रहे हैं, तो उसका ताल्लुक किससे आ जाता है? एलिगेशन से. एलिगेशन का क्या मतलब होता है? इल्जाम लगाना. एलिज्ड. यहां पे जो एलिगेशन जो वर्ड आया, एलिज से आया. इट वाज एलिज्ड दैट ही हैज कमिटेड अ फ्रॉड. इल्जाम लगाया, एलिगेशन लगाया, मतलब वो प्रूव नहीं हुआ, एलिगेशन लगाया हुआ है, इल्जाम लगाया हुआ, पता नहीं वो सही है गलत है, बट दैट इज बेसिक एलिगेशन. तो मिक्सचर में एलिगेशन का क्या पंगा है और हमारे मैनेजमेंट से क्या कनेक्टेड है? मैनेजमेंट से ये कनेक्टेड है कि मैनेजमेंट करोगे तो बेईमानी तो आनी चाहिए, खुद नहीं करोगे तो पकड़ने के लिए तो आनी चाहिए कि दूसरा ना करे. और कहाँ कहाँ ये बेईमानी होती है और हमें उसको कैसे पकड़ेंगे, और अगर हम करना चाहें तो हमें कैसे इंटेलिजेंटली करनी पड़ेगी, वो इस टॉपिक का एसेंस है. तो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं कि हमें क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. मान लेते हैं हमारे पास 2 तरह की चाय पत्ती है. लेट अस से TA, चाय एक तरह की चाय पत्ती है TA, जिसका कॉस्ट मान लेते हैं 40 रुपए पर kg है. ठीक है. और एक दूसरी चाय पत्ती है 50 रुपए पर kg है. ठीक है. हमारे पास 2 तरह की चाय पत्ती है, 40 रुपए पर kg, 50 रुपए पर kg. हमसे दोनों ही नहीं बिकती है. 40 वाली क्वालिटी की वजह से लोग कहते हैं भैया बहुत खराब क्वालिटी, नहीं लेंगे. 50 वाली बोलते हैं महंगी है, तो नहीं बिकती. तो क्या करोगे? दोनों को मतलब बेईमानी तो कूट कूट के भरी हुई है, समझाने की जरूरत नहीं है, पहले ही मिक्स कर देंगे. बिल्कुल बढ़िया बात है, मिक्स कर देंगे. ठीक है. तो मिक्स करने से क्या होगा? रेट कम हो जाएगा और लोअर वाले की क्वालिटी बढ़ जाएगी. कितना मिक्स करेंगे? 50-50. चलो, क्यों? ज्यादा कम भी कर देते हैं. ओके. नाउ अब मान लेते हैं हमारा ये सवाल है कि हमें पता है कि बाजार में 45 रुपए का सामान बिक जाएगा, क्वालिटी थोड़ी सी ठीक हो, रेट थोड़ा ठीक हो जाए तो बिक जाएगा. तो मान लो अपने को 45 रुपए पर kg का रेट बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? मिक्स करेंगे. कैसे कैसे मिक्स करेंगे? कितना कितना मिक्स करूं? 50-50. इक्वल क्वांटिटी में, 1:1 में. यानी ये 40 रुपए का है, ये 50 रुपए का है. अपने को 45, आधा किलो लोगे तो 20 रुपए ये बनेगा, 25 रुपए. यानी 1 किलो का रेट हो गया 45. अगर आप 50-50 किलो लोगे या 2-2 किलो लोगे या 1-1 किलो लोगे, बात बराबर है. अगर 1 किलो लोगे तो 40 रुपए का, ये 50 रुपए का, ये टोटल 90 रुपए का हुआ. लेकिन कितने kg? 2 kg. तो पर kg का दाम कितना हो गया? 45. ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई अपन अगर बराबर बराबर लेंगे, वो चाहे कितना भी हो, इट डज नॉट मीन कि आधा आधा किलो लेना है. 1 पाइया ले लोगे, 100 ग्राम ले लोगे, 200 किलो ले लोगे, तो मिक्स करोगे तो रेट 45 ही बनेगा. सो द रेशियो in which it needs to be mixed so that the price is 45 rupees per kg is 1:1. Now, but इतना आसान तो कोई पूछेगा नहीं ऑब्वियसली, है ना. तो अब मान लेते हैं मैंने कहा 42 रुपए पर kg चाहिए अपने को, फिर क्या करोगे? How do you solve this question? We are looking 7:2. 7:2.
ना, कैसे किया? दिख रहा है, फीलिंग सी आ रही है, कैसे किया? हाँ बताओ, 2:8 कैसे आ रहा है? अंदाजा लगाया, चल कोई नहीं, फिर मैं तेरा अंदाजा फेल करता हूँ। अब बता, मान ले 42 रुपए 25 पैसे की बेचनी है अपन ने। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है भाई, वो 48 रुपए 15 पैसे भी दे देगा। ठीक है, तो जब अब चूंकि ये तो और भी बिल्कुल ही आसान था, ये थोड़ा मुश्किल है, बट ऑफ कोर्स इतना आसान तो कोई देगा नहीं भाई, देखते ही समझ में आ जाए। सो वी नीड टू नो हाउ डू वी सॉल्व इट। तो एक क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई कितना कितना मिक्स किया जाए ताकि मैं प्री डिटरमाइंड प्राइस को बना सकूं। हमेशा एलिगेशन का क्या मतलब है, एक कोई महंगी चीज है, एक सस्ती चीज है, दोनों को मिक्स करेंगे और हम क्या चाहते हैं, उसका प्री डिटरमाइंड रेट। दैट इज वन क्वेश्चन दैट वी शुड हैंडल। द सेकेंड क्वेश्चन दैट नीड्स हैंडलिंग इज, अगर हमें रेशियो दिया हुआ है कि मान लो मैंने कहा कि मैं 4 kg ये मिक्स करना चाहता हूं 5 kg इसके साथ, तो बताओ क्या रेट बनेगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? मान लो मैंने कहा 4 kg of this and 5 kg of this needs to be mixed, and then what is the price of the mixture? So there are two kinds of question that we are required to handle. There are two different qualities of product, महंगा सस्ता, उनको मिला के या तो हमें रेट पहले से पता है, मैं इतने रेट में बनाना चाहता हूं, तो क्वेश्चन आएगा किस रेशियो में मिक्स करना है, और अगर उसने कह दिया कि इस रेशियो में मिक्स करना है तो बताओ उसका रेट क्या बनेगा। सो दीज आर द टू फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। ऑफ कोर्स इसके बाद इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस का भी कॉन्सेप्ट इसमें डाल देगा और अलग अलग चीजें होंगी, बट फंडामेंटली दीज आर द टू थिंग्स। सो हाउ डू वी रियली गेट इट? आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू डिराइव अ फॉर्मूला। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन समझाने के लिए एक बार बता रहा हूं, और फिर हम उसका शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, उसको बेसिकली एलिगेशन रूल बोलते हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर ये है, इसमें मान लेते हैं मेरे पास कोई 8 रुपए पर केजी वाला रेट, 8 रुपए पर केजी वाला कोई सामान है, और मान लेते हैं 5 केजी है मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर मान लेते हैं मेरे पास 6 रुपए वाला कोई सामान है, वो मान लेते हैं मेरे पास 7 केजीज है। ठीक है, तो इसके वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस सामान की कितनी कीमत होगी? कैसे निकाला? मल्टीप्लाई। और इसकी कीमत कितनी होगी? मल्टीप्लाई। अच्छा, ये चूंकि महंगा है और ये सस्ता है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ डियरर। क्या बोलते हैं? प्राइस डियरर। डियरर का मतलब मतलब जो आपको महंगे गिफ्ट दे वही अच्छा लगता होगा ना, वही प्यारा होता होगा, उसलिए डियरर। डियरर मींस कॉस्टली, सो डियरर मींस कॉस्टली। ठीक है, प्राइस ऑफ डियरर, इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ डियरर। कितने के क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी किसकी? क्वांटिटी महंगे वाले सामान की क्वांटिटी। तो टोटल वैल्यू हो गई पीडी इंटू क्यूडी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ चीपर, सस्ता वाला। और इसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी ऑफ चीपर। तो इनका रेट टोटल ये हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं अपन ने ये दोनों चीजों को इस एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो इसके अंदर जो सामान है वो कितने का हो जाएगा? 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7, इतने का सामान आ जाएगा इसके अंदर। ये बात समझ में आ रही है भाई? 40 रुपए ये हो गया और 42 रुपीज, तो इसके अंदर सामान कितने का आ गया मेरे पास? 82। इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। अब ये जो इसके अंदर आया, इसका रेट चेंज हो गया होगा या कुछ 8 रुपए या 6 रुपए ही रहा होगा? चेंज हो गया होगा। क्या इसका रेट 8 रुपए से महंगा हो सकता है? अगर होता तो अपन यही काम करते, पढ़ाने लिखाने का तो क्या ही जरूरत थी भाई, 8 रुपए का डाले और 12 रुपए का बन जाए, मजे आ जाएंगे। तो अच्छा, क्या 6 रुपए से कम रेट हो सकता है इसका? नहीं, यानी इसका रेट इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 8 रुपए से तो सस्ता बनेगा और 6 रुपए से महंगा बनेगा। तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, मान लो x रुपए पर केजी है, और कितने किलो सामान है इसके अंदर? 5 और 7, यानी 5 + 7। अच्छा, अगर मैं 5 + 7 केजी इंटू रेट कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आती है? इसके अंदर जो सामान है वो 82 रुपए का है, वो 82 रुपए का सामान किसके बराबर होना चाहिए? क्वांटिटी इंटू प्राइस।
जैसे ये कैसे ये 40 कैसे आया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब इसकी प्राइस हमें पता नहीं है इसलिए एक्स मान ली, क्वांटिटी कित पता है, तो ये इक्वेशन समझ में आती है सभी को। अब इस एक्स को जनरली हम लिखते हैं पीएम, एम का मतलब मीन प्राइस, समवेयर इन बिटवीन आएगा, 8 से 6 के बीच में आएगा ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पीएम। और ये चीज क्या है, क्यूसी प्लस क्यूडी है, ये सस्ता और ये महंगा, क्वांटिटी सस्ता। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इस इक्वेशन को, तो ये दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएगा, पीएम इंटू क्यूसी प्लस क्यूडी। ये इक्वेशन समझ में आती है सभी को। इसको और इसको जोड़ दिया, मिलाया, एक नए डब्बे में डाला, तो क्वांटिटी तो ऐड हो गई और प्राइस चेंज हो गया, हमें पता नहीं। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ये मेरा बनेगा, सॉरी, हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन समझ में आ रहा है? सो आई हैव पीडी क्यूडी प्लस पीसी क्यूसी इज इक्वल टू पीएम क्यूसी प्लस पीएम क्यूडी, चलेगा? मैंने अब मैं इसको ना क्यूडी को इधर ला रहा हूं, पीडी क्यूडी माइनस ये यहां चला जाएगा, पीएम क्यूडी इज इक्वल टू पीएम क्यूसी, और ये यहां आ जाएगा माइनस पीसी क्यूसी। कुछ गलत कर दिया मैंने, क्यूसी होगा, ठीक है। इसमें से आई कैन टेक क्यूडी कॉमन एंड आई हैव पीडी माइनस पीएम, क्यूसी कॉमन, आई हैव पीएम माइनस पीसी। इसको नीचे डाल देते हैं, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर, प्राइस ऑफ मीन माइनस प्राइस ऑफ चीपर बाय प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मीन। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जनरली किताब में फॉर्मूला क्यूसी अपॉन क्यूडी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मीन बाय प्राइस ऑफ मीन माइनस प्राइस ऑफ चीपर। ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ चीपर, सब लोग बोलो, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मीन डिवाइड बाय प्राइस ऑफ मीन माइनस प्राइस ऑफ चीपर। ये एक्चुअली वही है, उसी की एप्लीकेशन है, फॉर्मेटिंग अलग है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी किताब उठाओगे ना, चाहे अपनी टाइम की या कोई बुक, उनमें ये सिर्फ ये डायरेक्ट दिया होगा, फिर हमें लगेगा पता ही नहीं क्या ही दे रखा है, और है कुछ नहीं, बकवास बात है, वेटेड एवरेज ही तो है और है क्या। लेकिन याद होता है तो अपन डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, बस ये फायदा है। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन एक बार हमें ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब फंसेंगे ना, तो उसके लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमें आना जरूरी है ये। अच्छा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने कहा ये वाला, देखो ये सस्ते वाला मिक्स किया, ये महंगे वाला मिक्स किया, ये सस्ते वाला मिक्स किया, तो इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया नया रेट इनटू टोटल क्वांटिटी। बस ये इक्वेशन, और कुछ कोई इक्वेशन नहीं, बाकी तो इसको आगे पीछे किया अपन ने। ये इक्वेशन समझनी जरूरी है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई तो फिर हमारा काम बन गया। क्वेश्चन में बेटा कुछ भी निकालना पड़ सकता है, इस 6 वेरिएबल्स हैं अपने पास, इसमें इस 6 में से कुछ भी निकालना पड़ सकता है। अभी अपन देखेंगे, अभी 2-3 चीजें निकलवा के दिखाऊंगा, बट कुछ भी निकालना पड़ सकता है इसमें। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा वो क्या मांग रहा है। कई बार इसमें से 2 चीजें निकालनी पड़ सकती है, मान लो उसने बोला क्यूसी बाई क्यूडी निकाल दो, ठीक है, तो रेशियो निकालनी पड़ जाएगी। अच्छा, अब मान लेते हैं मेरे पास सवाल था, एक 50 रुपए चाय पत्ती, ठीक है, एक 40 रुपए की चाय पत्ती, कितने की चाहिए थी अपने को, 42 की। तो प्राइस ऑफ डियरर कितना है, 50। मीन कितना है जो चाहिए, मीन कितना है 42 माइनस क्या आ गया रेशियो, किसका रेशियो है, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी, यानी 8 किलो सस्ते वाला तो 2 किलो
महंगे वाला, यानी 4:1, 4 किलो सस्ते वाला तो 1 किलो महंगे वाला। सो एवरी 4 kg कौन सा? सस्ते वाला। सी, QC दिख रहा है ना, 4 किलो सस्ते वाले के साथ 1 किलो महंगे वाला मिलाओगे तो अपना रेट 42 रुपए का बन जाएगा। मान लो मैंने कहा 42 रुपीज 50 पैसे का बनाना है अपने को, तो कितना कितना मिलाएंगे? QC अपॉन QD, प्राइस ऑफ डियर 50, बनाना है 42 रुपीज 50 पैसा डिवाइडेड बाय 42 रुपीज 50 पैसा माइनस सस्ता, ये बनेगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इट इज 3:1। सो एवरी 3 kg ऑफ सस्ते वाला यानी 40 रुपए वाले का 3 किलो ले लें, और महंगे वाले यानी 50 रुपए वाला 1 किलो ले लेंगे और उसको मिक्स करेंगे तो अपना रेट कितना बन जाएगा? 42.5 रुपए बन जाएगा। इसका ये मतलब, अब कोई भी रेट दिया हो बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी रेट दिया हो, क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। 42 दिया हुआ है, मतलब ये कह रहा है कि 50 और 40 वाला मिलाना है अपन को, और कितने का बनाना है? 42, यानी मीन प्राइस 42 है, तो मीन की जगह 42 रख दिया अपन ने। ठीक है, ओके। नाउ इसी सारी चीज का एक तो शॉर्टकट देखेंगे, और फिर देखेंगे ये कहाँ कहाँ काम में आता है और एग्जाम में किस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे। ये 3 चीजें अब समझने की है हमारे लिए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब देखो इसका शॉर्टकट कैसे होता है। हमें पता है बेईमानी यानी एलिगेशन कब होगी? जब हम किसी महंगे वाले सामान में सस्ते वाला मिलाएंगे, या बेईमानी तब होगी जब हम हाई क्वालिटी में लो क्वालिटी मिलाएंगे। अब जैसे महंगे वाले सामान में सस्ते वाला मिला दिया, यानी मान लो सबसे ज्यादा मिलावट मान लो इसमें होती है, खाने पीने में मान लेते हैं। दूसरी और मिलावट कहाँ होती है? दूध में पानी की मिलावट होती है। हाँ, सीमेंट में फ्लाई ऐश होती है, और उससे ज्यादा कहाँ होती है? ना जो सबको इफेक्ट करता है वो कहाँ होती है? सोने में, गोल्ड। हाई क्वालिटी गोल्ड विद मिक्स्ड विद लो क्वालिटी गोल्ड और लो क्वालिटी मेटल सोने में होती है। ठीक है, एसिड में होती है। सोने में तो मार्क लगा ही होता है। अच्छा, ISI भी है वो, आज हॉलमार्क। यस सर, 92.8 वगैरह सब कुछ। अभी भी जो 80-90% सोना इंडिया में बिकता है ना, वो लोकल रिटेलर्स पे बिकता है, जो अभी हॉलमार्क नहीं है। हॉलमार्क वाले भी 5-7 लोग ही हैं, टाटा, कल्याण, ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वही दे रहे हैं। लोकल भी सर लगा ही देते हैं, लोकल भी आजकल हॉलमार्क लगा के बेचते हैं अपना। हाँ, मतलब मिक्स करके हॉलमार्क लगा देते हैं, ऐसा। हाँ, वे खरीदेंगे भी तो वही वो। मतलब ठीक है, मैं तो कह अब यूं तो फिर अब देखो क्या होता है कि भाई धनिया में क्या मिलता है पता है? नहीं सर। हॉर्स डंग, घोड़े की लीद मिलाते हैं। अब तुम थोड़ी ना वो खाते होगे, वो तो बहुत लोकल गांव पे उस लेवल पे मिलता है। वो अब तुम वो मतलब MDH के मसाले खरीदोगे तो उसमें थोड़ी ना मिलेगा। बट दिस मिक्सिंग हैपेंस एट वेरी लोकल एंड वेरी लो क्वालिटी लेवल पे। अब तो खैर काफी कम हो गया, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा। पुरानी फिल्में देखो, 80 की 70 की फिल्में देखो, सारे विलन यही होते थे जो मिलावट करके बेचते थे। ठीक है, तो अब चेंज हो रहा है टाइम्स, बट फॉर मैथमेटिकल पर्पसेस आजकल और सोफिस्टिकेशन हो गई है मिलावट में, और भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा बाद में। बट फिलहाल हम एक बार देखते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए। मतलब मैं मोटे तौर पे समझाना चाहता हूं कि एलिगेशन तब होगा जब 2 डिफरेंट चीजें होंगी, एक हाई लेवल एक लो लेवल। वो हाई लेवल लो लेवल मतलब एक हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, हाई कॉस्ट लो कॉस्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, तभी एलिगेशन होएगा। अदरवाइज तो क्या ही एलिगेशन? ट्रांसफर तो तभी होगा ना जब कोई डिफरेंस होगा। अगर कोई चीज 2 डिफरेंस नहीं है तो उसमें कोई एलिगेशन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आप दोनों को मिक्स कर दो, बात बराबर है। लेकिन एलिगेशन कब हो रहा है? जब 2 डिफरेंट चीजें हैं, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्राइस लो प्राइस, उस टाइप से। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे करना है, मान लो एक हाई प्राइस मैंने 50 लिखा, लो प्राइस 40 लिखा, अपने को चाहिए 42 इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ऐसे बीच में लिख दो। फिर हमें कुछ आता नहीं इसलिए काटा मार दो। क्या मारा? काटा। काटा का मतलब डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 42 और 40, 2। ये डिफरेंस यहां लिख दो। इनका डिफरेंस कितना है? 8। ये आंसर आ गया आपका, बस। समझ में आ रहा है? तो 2 kg कौन सा? महंगे वाला। 8 kg कौन सा? सस्ते वाला। अगर आपने सोचा सर मैंने गलती से पहले सस्ता लिख दिया फिर महंगा लिख दिया और बीच में 42, कोई बात नहीं, काटा मारो, डिफरेंस 8, डिफरेंस 2। 8 कौन सा है? सस्ते वाला, और 2 कौन सा है? महंगे वाला। सो इट विल डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, उसने चीपर इज टू डियरर पूछा है या डियरर इज टू चीपर पूछा है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी।
क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? है किस किस हाँ बिल्कुल 100% फर्क पड़ेगा, दोनों ऑप्शन होंगे आंसर में। देख इसके ऊपर है, छत के ऊपर ले आए, 8 के ऊपर कौन सा है? तो ये सस्ता है महंगा है? तो सस्ते वाला 8 है तो महंगे वाला 2 ऊपर दिख जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ 2 है, 2 कौन सा है? चाहे इधर लिख चाहे इधर लिख, 2 के ऊपर महंगे वाला ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? इज ही आस्किंग यू चीपर इज टू डियरर और ही इज आस्किंग यू डियरर इज टू चीपर? उस पे आंसर फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखना है उस बात का। गलती होती है एग्जाम में, क्यों? दोनों ऑप्शन मिलेंगे और केयरफुल नहीं रहोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं वो ये कह सकता है कि मेरे पास, हाँ जो जिस ऑर्डर में पूछेगा ना उसी ऑर्डर में आंसर देना है अपन को। अगर उसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर इज टू डियरर, तो आपको पहले चीपर वाली वैल्यू फिर डियरर वाली वैल्यू, उल्टा लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा। मान लो उसने कहा मेरे पास 80 kg 40 रुपए वाली चाय पत्ती थी इस रेट में, इसको कितने केजी 50 रुपए वाली चाय पत्ती से मिलाऊं ताकि जो मेरा रेट है वो 43 रुपीज का हो जाए। समझ में आ रही बात? अब यहाँ क्या आ गया, 80 किलो सस्ते वाली है, इसमें मुझे महंगे वाली बना मिला के कितना बनाना है? 43। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करोगे बताओ? महंगे वाला लिखते हैं कितना, 50, सस्ते वाला 40, 43 आएगा बीच में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। काटा मेथड, व्हाट इज द डिफरेंस? 3:7। इसका मतलब अगर 3 किलो 50 रुपए वाला है तो 7 किलो 40 वाला है। दिस इज अ रेशियो, you understand? If this is 3 kg then this is 7 kg. It does not mean ये 3 किलो ही होगा, it does not mean ये 7 किलो ही होगा। एक्चुअल वैल्यू इसको 3x और इसको 7x मान सकते हैं। ये समझ में आता है ना? रेशियो दिया हुआ है तो एक्चुअल क्वांटिटी लेने के लिए अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं। नाउ दिस 7x इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वैल्यू? 80 kg। ये कितना किलो है? 7x जो है वो कितना kg है? 80। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80/7। हमें क्या चाहिए था? ये कितना किलो मिलाना पड़ेगा? ये कितना किलो मिलाना पड़ेगा? 3 × 80/7, ये आंसर आएगा। तो 80 किलो में 240/7 kg 50 रुपए वाला मिलाएंगे तो अपना रेट 43 रुपए का बन जाएगा। इसका ये मतलब है, जो भी आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, आके जा रहा है? पहले बताओ इनसे, रिपीट करना सर एक। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन ये था, मैं ये कह रहा था 80 किलो अपने पास 40 रुपए वाला सामान पड़ा है, ठीक? अपने को उसमें कुछ केजी, हमें पता नहीं कितना केजी, कुछ केजी मिलाना है, 50 रुपए वाला सामान मिलाना है और उसको 43 रुपए का बनाना है, ये सवाल है। So I am having two qualities, 40 rupees per kg and 50 rupees per kg. Now the 40 rupees per kg, the quantity available with me is 80 rupees per kg wala. Now I have to mix these such that the rate becomes 43. ये question है. So first what do? I need to figure out in what ratio they must be mixed. तो मैंने मान लिया this is 50 rupees, this is 40 rupees. Mixture करना है तो it will be somewhere in between. So I first found the ratio. The ratio is 3:7. What does it mean? It means for every 3 kg of 50 rupees, when mixed with every 7 kg of 40 rupees, then it will make my 43 rupees का kg का सिस्टम बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यश, अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला मेरे पास सिर्फ 80 kg है, ये कितना है? 80 kg, और यहां पे कितना बता रहा है? 7। यानी अगर ये 7 किलो को 3 किलो के साथ मिलाना है, लेकिन 7 किलो तो नहीं है ना मेरे पास, कितना किलो है? 80। तो मुझे इसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दिस बिकम्स 3a kg, so this becomes 7a kg. Now 7a kg must be mixed with 3a kg. But what is this 7a kg? 80. This is given to me, so I am able to find out what is the value of a. This is what you call as multiplying factor, 80/7. Now I need to mix how many kgs? 3a kgs. How many I have to mix? 3a kg. So what is 3 × a? This. So my answer will be this. So this x is representing 240/7. बता कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? यहां मैं ना x में तू गड़बड़ ना करे इसलिए मैंने a कर दिया है। समझ में आ रहा है?
अरे रुक, ये ले भाई, हैं अरे ये रुपया है, ये 50 रुपए पर केजी, ये रेट है, ये भी रेट है, और ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी मिक्स करोगे ना, रेट थोड़ी ना मिक्स करोगे ना। कंफ्यूजन नहीं लेना भाई, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये रेट हो गया। फिर हम देखते हैं क्वालिटी पे। मान लेते हैं मैंने कहा, मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, मान लेते हैं मैंने कहा मेरे पास 30 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड है। 30 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड है, इसमें कितने ग्राम 22 कैरेट का गोल्ड मिक्स करूं? या और घटिया लगाते हैं पा, इतना अच्छा क्यों लगाएं, 18 कैरेट का गोल्ड मिक्स करते हैं। और हम बनाना चाहते हैं मान लो 21.5 कैरेट का है। अभी कंफ्यूजन ना शुरू करूं। अपने को 21.5 कैरेट का गोल्ड बनाना है। कैरेट समझते हो? कैरेट इज अ मेजर ऑफ प्योरिटी। गोल्ड की प्योरिटी, द हायर द कैरेट हायर द प्योरिटी। अब अपने को एक हाई क्वालिटी है और एक लो क्वालिटी है, दोनों को मिक्स करना है। कितना कितना मिक्स करें, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे? काटा मेथड, ये 24, ये 18, बीच में 21.5, ये कितना आएगा? 18 में से 21.5 गए 3.1, सॉरी 3.5, और इसमें कितना आएगा? 2.5। ठीक है, तो किस रेशियो में मिलना है? 35:25, तो 5:7। ठीक, और कौन सा है? ये है 30 ग्राम्स, यानी ये 7x ग्राम है तो ये 5x ग्राम है, तो 7x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30/7। तो कितना बन जाएगा? 5 × 30/7, 150/7, 20 पॉइंट समथिंग ग्राम्स मिलाना पड़ेगा तब जाके बन जाएगा। कितना आ रहा है? 21.5, 21.4, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 तोले सोने में 21.4 ग्राम 18 कैरेट वाला गोल्ड मिक्स करेंगे तो जो नया गोल्ड बनेगा वो 21.5 कैरेट का बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं मेरे पास 80 लीटर्स 80% कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 है, मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें कितने लीटर 30% एल्फ्यूरिक एसिड मिलाऊं ताकि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो 40% हो जाए? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का, तो डाइल्यूट करते हैं उसको। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन वाला मिलाऊंगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। अब ये कह रहा है मेरे पास 80 लीटर हाई कॉन्सेंट्रेशन का एसिड है और मुझे उसको 40% का यानी आधा कॉन्सेंट्रेशन बनाना है। कैसे बनाना है? कुछ उसमें मिला के। तो बताओ कितना मिलाएंगे? कुछ ना खोलने का भाई, सीधा एक ज्यादा एक कम, बस 80 30 40 काटा 10 40 1 4, यानी अगर 1x ये है तो 4x ये। 1x कितना है? ये कितने लीटर है? 80 लीटर। तो 1x इज रिप्रेजेंटिंग 80 लीटर, तो 4x कितना रिप्रेजेंट करेगा? 320, यानी 320। यानी 80 लीटर 80% कॉन्सेंट्रेशन एसिड में अगर मैं 320 लीटर 30% कॉन्सेंट्रेशन का एसिड डालूंगा तो जाके मेरा काम बनेगा। समझ में आ रही बात? मेरे पास एसिड है, कितना कॉन्सेंट्रेशन? 80% कॉन्सेंट्रेशन। कितने लीटर? 80 लीटर। ठीक है, यानी मेरे पास एक एसिड है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन है 80%। कितनी क्वांटिटी में है? 80 लीटर्स है। मेरे पास एक और एसिड है, इसकी कंसेंट्रेशन 30%। कितनी क्वांटिटी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इन दोनों को जब डाला इसमें
तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 40%, तो बताओ ये कितने लीटर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो जब भी अलग अलग कंसंट्रेशन आ गया और हमें पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए, तो किस रेशियो में मिक्स करने पे ये आएगा, वो निकल जाएगा काटा मेथड से, या एलिगेशन रूल से भी लगा सकते हैं। तो 80 30 बीच में 40 क्रॉस मारा 1:4। इसका मतलब समझो पहले, 1 का क्या मतलब है, 4 का मतलब है। 1 का मतलब है 1 किलो 80% वाला अगर 4 किलो 30% वाले में डाल देंगे, 1 लीटर 80% वाला 4 लीटर 30% वाले में डालेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 40। लेकिन 1 डालेंगे तो 4 डालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास है कितना 80। तो ये कैसे पता चलेगा कितना होगा? तो इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी 1x, एक्चुअल क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। तो 1x इज इक्वल टू 80, सो 4x इज इक्वल टू 30 यूनिटरी मेथड से। हाँ ठीक है, चलो 1:4 कैसे आया? ये 80, ये 30, ये समझ में आ रहा है? काटा मतलब समझती हो? मल्टी नहीं, अरे आप मैथ्स नहीं पढ़ते इस क्लास में, जुगाड़ बनाते हैं कहीं कहीं। मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसका डिफरेंस लेना है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिफरेंस। अब किसका डिफरेंस, वो गलती ना हो इसलिए मैंने काटा मारा, ऐसा कोई मेथड नहीं है बाय द वे, ढूंढने मत लगना एक काटा मेथड, क्या बकवास कर रहे हो हमने। ना ना बेटा, कहाँ, फिर तो पिछला क्वेश्चन कैसे कर रही है, समझ कैसे रही है? तो आ गया था क्रॉस मल्टीप्लाई। ओ भाई साहब, ये तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे, मरवाएगी तू। आज कुछ तुक्के ज्यादा सेट बैठ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, it is just the difference. What we are doing is, say look here, 30 और 40 का डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब होता है बड़ी हायर क्वांटिटी माइनस लोअर क्वांटिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। सो 40 माइनस 30 कितना होगा? है 10। और 40 और 80 का डिफरेंस कितना होगा? दिस इज द रेशियो 1:4। ऊपर देखो, सब में वापस करके देख, सारा तू कैसे कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान ले इधर देख, ऊपर वाले क्वेश्चन में 24 में से 21, 21.5 माइनस करेगी तो डिफरेंस है 2.5। 21.5 में से 18 माइनस करेगी तो 3.5 है। ओ भाई, कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। नहीं नहीं, तू बता भाई, ये तो भाई इन्वेंशन या डिस्कवरी कुछ तो होगा। रेवोल्यूशन होगा। वो क्यों ये वाला यूज कर रही है? तो वो तो इसमें भी लगा ले, फिर क्या दिक्कत है, इसमें भी लगेगा वो तो। नहीं, क्यों नहीं निकले? ये इसको चीपर मान, इसको डियरर मान, इसको मीन मान आ जाएगा। हाँ, वो मैं पता चल रहा है मेरे को, इसलिए मैं ना आपको जनरल समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई एग्जामिनर हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर छोड़ेगा नहीं, तो अपने को तैयार रहना है। वो क्या ही परसेंटेज भी डालेगा, वो भी अभी इसको इसमें भी बोलेगा ना ना ना, अपने को पानी डाल के बनाना है, फिर क्या कर लोगे? अभी इसी क्वेश्चन में मैं मान लो बोल दूं कि भैया 40% बनाना तो है, एसिड खत्म हो गया भाई, पानी डाल दे इसमें, अब क्या करेगा? तो अब ये समझ में आना चाहिए भाई, पानी में एसिड नहीं होता, पानी इज अ न्यूट्रल, पीएच स्केल पे 7 नंबर आता है, इट इज न्यूट्रल। तो अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई अपने को इसमें पानी मिला के सारा सौदा ऐसे ही सेट करना है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन करेंगे 0, पानी की कॉन्सेंट्रेशन एसिड की टर्म्स में 0, तो ये बनेगा 80, ये बनेगा 0, बीच में आया 40। ठीक, फिर काटा, इनका डिफरेंस 40, इसका डिफरेंस 40, रेशियो आई 1:1, यानी जितने लीटर एसिड है उतने ही लीटर पानी डालना पड़ेगा, यानी 1:1, यानी इसको 1x, इसको 1x। तो अगर 80 लीटर है तो 80, यानी 80 लीटर 80% कॉन्सेंट्रेशन एसिड में अगर अपन 80 लीटर का प्योर पानी डाल दें, तो जो नया एसिड बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 40% की होगी, और टोटल क्वांटिटी का लीटर की टर्म्स में 160 लीटर बनेगा। ये पूरी स्टोरी है उसकी। ये जितना आसान से मैं दिखा रहा हूं उतना आसान एग्जाम में नहीं दिखेगा, स्टोरी आएगी बड़ी सारी लंबी चौड़ी। हाँ, ऐसे बताएगा, समझाएगा पूरी कहानी। ना आ भी सकता है, मतलब ठीक है। हाँ, इसमें ना और पेंच आएगा, इसमें पता है क्या आएगा? हाँ बिल्कुल कह देगा। अभी दूध में पानी मिलाएंगे आपा, अभी मतलब भैंस के दूध में गाय का दूध मिला देंगे,
फिर भैंस के दूध में पानी मिला देंगे, फिर भैंस के दूध में बिस्लरी का पानी मिला देंगे, सारे कर लेंगे, तो सब में फर्क पड़ जाएगा अपने, तो सारा सेट बैठ जाएगा। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि जनरल अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको समझो। सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो भी वैलिड है। अगर जो तुम्हारा वाला मेथड, अगर मैं जो तुम कह रही हो वो ये बनता, क्वांटिटी ऑफ चीपर बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज प्राइस ऑफ डियरर माइनस प्राइस ऑफ मीन बाय प्राइस ऑफ मीन माइनस प्राइस ऑफ चीपर। अब डियरर क्वांटिटी 80, मीन क्वांटिटी 40, डिवाइड बाय मीन क्वांटिटी 40, डियरर चीपर 30, तो रेशियो कितना आ गया देखो, 40/10, 4:1। वही तो निकाला अपन ने, 1:4 लिखा है बस। ये 4 कौन सा है, सस्ते वाला, और डियरर कौन सा है, महंगे वाला। तो सस्ते वाला यानी ये, कम वाला हमेशा सस्ता है, यानी कि ये अगर 4 है तो महंगे वाला 1 है। समझ में आ रहा है? यानी अगर ये 1 है, देखो नीचे महंगा 1 है तो ऊपर वाला 4 है, तो अगर आप इसको 4x मानोगे तो ये 1x बनेगा। इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 80, तो 4x कितना हो जाएगा, 8 4 32, 320। वही तो सॉल्व किया है। समझ में आ रहा है? हाँ। अरे वो 420 करने के चक्कर में इसलिए 320 बोल। ओके, ठीक है, समझ में आ रही? जस्ट लर्न दिस मेथड ऑल्सो, दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड, इज द फास्टेस्ट मेथड इनफैक्ट एलिगेशन के अंदर। इससे फास्ट तरीका मिलेगा नहीं तुम्हें करने के लिए। जस्ट काटा मारो, 90% क्वेश्चन हैंडल हो जाते हैं। यही सारे क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं इससे फॉर्मूले से भी करा सकता हूँ, बट दिस इज मच फास्टर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई कुछ भी डिफरेंस आ जाए तो अपन रेशियो निकाल लें। क्योंकि ये ना कई बार ऐसा भी होता है, एक क्लास में कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, इतने लड़के आ गए तो रेशियो चेंज हो गया, तो बताओ कितने लड़के ऐड हुए, कितनी लड़कियां गई। तो उसमें लड़कों को महंगा मान लो, या लड़कियां क्वेश्चन करेंगी तो उसको सस्ता मान लेंगी, वो कुछ भी मान सकते हो आप। बेसिकली 2 डिफरेंस हो गया, तो दैट इज इट कैन बी यूज्ड देयर आल्सो। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं शॉर्टकट में करने की। तो पहले एक बार इसका वाला समस्या समाधान कर देते हैं। दूध पानी मिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं भैंस का दूध है अपने पास, मान लेते हैं आप 100 लीटर दूध बेचते हो, ठीक है, और प्योर दूध बेचते हो 80 रुपए पर केजी, बट आपसे कोई खरीदता नहीं है, तो आप बोलते हो मैं तो इसमें गाय का दूध मिक्स करूंगा जो कि 40 रुपए पर केजी का रेट है, और आप अपने कस्टमर को मान लेते हैं 45 रुपीज का बेचना चाहते हो। तो बताओ कितना मिक्स करोगे गाय का दूध उसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो भाई, काटा मेथड मेरे नाम से रजिस्टर कर दो तुम, चाहे मल्टीप्लाई नहीं करना, हम मरवाओगे। हाँ, काटा मीन्स द ओनली पॉइंट इज गलती ना करो, जो लाइन पढ़ रही है ना उसका डिफरेंस, दैट इज द पॉइंट आई एम सेइंग, उसका डिफरेंस लेना है। अब ये भी चक्कर में पढ़ना, सर ये तो 40 में से 42 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, बट डिफरेंस मीन्स व्हाट? डिफरेंस मीन्स हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, एक बार छोटे में से बड़ी वैल्यू जा रही है और एक में बड़े से छोटी, बट हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, बिकॉज रेशियो विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दिस केस। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वंस अगेन काटा मेथड, डिफरेंस कितना है 5, इसका कितना है 35, तो रेशियो आ गई 1:7। सो फॉर एवरी 1 लीटर आई नीड टू मिक्स 7 लीटर ऑफ काउज मिल्क। तो यानी 1x इज रिप्रेजेंटिंग 100 लीटर, सो 7x विल रिप्रेजेंट 700। 700 लीटर गाय का दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाके 45 का बनेगा। समझ में आ रहा है? अब आप बोलते हो भाई मैं तो जोड़ का पानी मिला दूंगा, मेरे फर्क नहीं पड़ता, नहीं वहीं से तो आते हैं ना गाय वाले, जो बगल में तालाब से होते हैं, मान लो पानी मिला दिया आपने, ऐसे ही करते हैं भाई, वो एग्जाम्पल भी लाइव ही है ये कोई गलत नहीं बता रहा, कहाँ से दूध पानी वहीं से डलता है ना। तो अब मान लो मैं कहता हूँ कि ये 100 लीटर 80 रुपए का 45 का बेचना है, अब इसमें पानी मिला रहे हो, कहने का मतलब वो फ्री का पानी है फॉर ऑल प्राइस। तो बताओ कितना लीटर पानी मिलाओगे ताकि 45 का रेट बन जाए, कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन, सिर्फ ये दूध नहीं है, यहाँ पानी है, वो भी फ्री वाला, फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही, इसको कुछ नहीं करेंगे अपन, 0, तो 80 लीटर का ये रूट और दूसरा 0 वाला मिलाना है, कितना बनाना है 45, फिर रेशियो निकालेंगे अपन 45:35, तो 9:7, सॉरी 9:7। ठीक है, तो अब अगर 9 लीटर ये है तो 7 लीटर पानी है, तो इनफैक्ट रियलिटी तो नहीं है 9 लीटर, मेरे पास 80 लीटर दूध है, ध्यान रखना, तो मुझे इसको 9x मानना पड़ेगा, इसको 7x, तो 9x इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी 80 लीटर, अच्छा सॉरी 100 लीटर, हाँ वो उसका वाला ना मेरे दिमाग में बैठ गया है, 80 उसने लिया था, यही 80 गलत कर रहा था ना, 100 लीटर लेना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/9, और ये आ जाएगा मेरा 7 × 100/9, तो
1/100/9 11.11 होता है, तो ये बन जाएगा 77.77। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 77.77 लीटर अगर आप पानी मिलाओगे तब जाके ये बात बनेगी। फिर आपके मन में भावनाएं जग गई, आप बोलते हो ना मेरा बढ़िया कस्टमर है, मैं बिस्लरी का पानी मिलाऊंगा। अब बिस्लरी का रेट है 20 रुपए लीटर, अब बताओ कितनी बिस्लरी मिलाओगे? 0 की जगह 20 आ जाएगा, काटा मेथड निकालोगे, इक्विवेलेंट करोगे, वैल्यू चेंज करोगे। तो इस टाइप से बनाए जा सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस काटा मेथड इज एप्लीकेबल वेयर। हाँ, तीसरा मिक्सचर क्या मिलाना है? हाँ, तो मान लेते हैं हमने अभी 2 बार कर दो यही काम। नहीं। हाँ हाँ, तो पहले भैंस और गाय का मिला के नया रेट बना लो, फिर उसमें वो वाला पानी डाल के वो नया रेट बना लो, उसमें क्या है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, मैं समझना नहीं चाह रहा हूँ वो जो कह रहा है। सही बात तो ये है सर। हाँ, मैं बताता हूँ वो जो कह रहा है ना, मैं उसका कराता हूँ। उस क्वेश्चन को ट्रिपल एलिगेशन बोलते हैं। वो कैट में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पूछ रहा है, कहीं देख लिया होगा 3 साल पहले, 4-5 साल पुरानी बात है। नहीं, और पुरानी बात है वैसे। नहीं, अभी नहीं आया। मैं समझ रहा हूँ वो क्या पूछ रहा है, मैं अभी करवा रहा हूँ उसको, लेकिन मैं इसलिए अभी छेड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको समझाने के लिए आपका रेशियो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए मुझे पहले रेशियो समझाना पड़ेगा, मैं इसलिए उसको अवॉइड कर रहा हूँ। बट चलो तुम पूछ ही रहे हो तो बताना ही पड़ेगा। पहले मैं रेशियो समझा देता हूँ, 2 मिनट रुको, 1 मिनट। मान लेते हैं ए और बी है, मान लो इसके पास 2 रुपए, इसके पास 3 रुपए मान लेते हैं, और मान लेते हैं बी और सी है, इसके पास 4 रुपए और इसके पास मान लेते हैं 5 रुपए। मैं कहता हूं मुझे A/B/C का रेशियो बताओ, बता सकते हो क्या? कैसे करोगे बताओ? इसको 4 से कर दूं और इसको 3 से, तो ये बनेगा 8, ये बन जाएगा 12, इसके नीचे बनेगा 12 और इसके नीचे बनेगा 15। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो यानी ए के पास 8 रुपए, तो बी के पास 12 रुपए, तो सी के पास 15 रुपए, काम चल गया। यानी ए का 8 है तो बी का 12, 8:12 सेम एज 2:3 चलेगा। B/C 12:15, 4:5 चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना। जितनी भी रेशियोज के कॉन्सेप्ट चलते हैं वो इसी पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि ये रेशियो ऐसे होता है और उसमें पंगा कहाँ है ये समझाता हूँ। वो जो क्वेश्चन था, मैं सिमिलर सा क्वेश्चन बनाता, उसमें ये आया था कि 3 तरह के गेहूं हैं, चावल थे उसमें। एक का रेट था मान लो 103 रुपए पर केजी, एक का रेट है 105 रुपए पर केजी, और एक का रेट है मान लेते हैं अपा, इसमें डिफरेंस अपन ले 109 रुपए ले लेते हैं। एक ऐसे ही रैंडम 3 अलग अलग क्वालिटी के अपने गेहूं आ गए मान लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अपन को ये तीनों मिक्स करके, मैं ये कहता हूं मान लेते हैं अपने को 106 रुपए का बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यही कह रहे होगे 3 अलग अलग चीजें आ गई, तीनों को मिक्स करना है, अपन एक पर्टिकुलर रेट बनाना है। तो बताओ कितना कितना मिक्स करेंगे? अब इसको कैसे करेंगे देखो। हाँ बिल्कुल यूनिवर्सल है, तो चिंता ना कर, अभी सुन ध्यान से। अपने को 106 बनाना है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी। ए और बी को मिला के 106 का बन सकता है क्या सोता? सिखा दे भाई, मैं तो यही करूंगा फिर। भाई 105 वाला है और 103 वाला है, दोनों को मिला के 106 तो कैसे बनेगा? उसमें कोई तो महंगा वाला सामान होना चाहिए, तो इसका मतलब सी तो लेना ही पड़ेगा। अब ए और सी भी ले सकता हूँ और बी और सी भी ले सकता हूँ, तो मान लेते हैं आप एक बार बी और सी ले लेते हैं, तो मान लो 106 रुपए यहाँ पे है मान लेते हैं। काटा मेथड लगाते हैं, ये इसमें ये इसमें, इसका डिफरेंस आया 3, इसका डिफरेंस आया। इसका मतलब 3 किलो अगर ये ले लूं और 1 किलो ये ले लूं तो मेरा 106 का रेट बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ अभी आए चल रहे हैं, मतलब ऐसा चौथा गियर थोड़ा ना गाड़ी में लगाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3, अभी पहले में चल रहे हैं अपन, यहां तक क्लियर है। यानी अगर अपन बी और सी को 3:1 मिलाएं, 3 किलो बी ले लें 1 किलो सी ले लें, तो अपना 106 का बन जाएगा। बट पंगा क्या है कि जैसे कह रही तीनों मिलाना है, अब तीनों मिलाने के लिए अब ए और सी मिला लेता हूं 1 मिनट के लिए।
अपने को मैं यहाँ 106 नीचे, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ एक बार से। इसको मिक्स करना है और इसको मिक्स करना है। आ रही बात समझ में? इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस 3, यानी 3 किलो ये ले लूं और 3 किलो ये ले लूं तो भी रेट हो जाएगा 106। अब अगर मैं बोलूं कि पहले B/C का रेशियो 3:1 है, अरे शांति रख, हाँ चल 1 कर ले भाई, तू 1 कर ले, कुछ कोई बात नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि चलो कोई नहीं, 1 कर लेते हैं। रेशियो 1:1 यानी बराबर बराबर है। अब B/C का रेशियो आ गया। अब मैं कह रहा हूं A/C का जो रेशियो है 1:1 है, तो आप A/B/C निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो हैं? तो क्या लिखूं मैं? A अगर मैं लिखता हूं 1 है तो B कितना लिखूं, तो C कितना लिखूं? यही बात है, क्योंकि B/C 3:1 नजर आ रहा है और A/C नजर आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? ये बिल्कुल गलत है, ये सबसे बड़ा पंगा है इसमें। मैथमेटिकली हमने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है, और ना हमने रेशियो का कोई रूल वायलेट किया है, बट ये आंसर फिर भी गलत है। ये है पंगा इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं गलत है, इसलिए गलत है। इस केस में जो इसका सही आंसर है, मैं पहले वो लिख देता हूं, फिर आप मुझे बता देना समझ आया नहीं आया। इसमें रेशियो निकाला अपन है ये, इसमें रेशियो जुड़ेगा, ये 1 किलो 3 किलो 2 किलो, ये इसका आंसर है। रेशियो अपन ने जोड़ दिया सिर्फ, हाँ A और C। अब ये इकलौती ऐसी जगह है जहां रेशियो जुड़ रहा है और कहीं नहीं जुड़ेगा। कोई भी पूरी मैथ्स उठा के देख लोगे, कहीं रेशियो जुड़ेगा नहीं, यहाँ जुड़ेगा। अब ये क्यों जुड़ेगा ये समझाना है मेरे को आपको। पहले वाली B और C के अंदर 109 क्वांटिटी कॉमन ली है, मतलब दोनों 109 वाली क्वांटिटी कॉमन है। हाँ तो एक किलो एक बार तो एक केस में बनी और दूसरी बार भी एक केस में बनी है। हाँ, तो इसलिए ऐड होगी, मतलब वो रिपीटेशन का चक्कर होगा। इसको समझ में आ रहा है इसको। अब अच्छा मान लो मेरा आंसर है 1:3:2। अब जैसे अगर ये 3:3 ना कटवाता, इसने कैंसिल करवाया ना, मान लो नहीं कटवाता तो क्या सिचुएशन बनती, अब वो भी समझाता हूं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ है और कैट में क्यों आया था ये क्वेश्चन और वो हमसे क्या उम्मीद कर रहा था करने की। ये सारी कहानी समझो आप। यहाँ पे मेरा B/C था 3:1 था और A/C था, मान लेते हैं ये A है ये C है, 3:3 है। अगर मैं इस केस में ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। कौन सा आंसर है इसमें से? क्योंकि कटवाना कोई गलती तो थी नहीं, टेक्निकली ही इज करेक्ट, बट अगर मैं 3 लिख दूं इवन आई एम करेक्ट, बट द आंसर इज डिफरिंग। विच इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट। इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स। पहला तो ये समझो आप, है? हाँ, अब मैं यही समझा रहा हूं। जब हम नहीं ट्रिपल एलिगेशन में अभी समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। कोई भी ट्रिपल एलिगेशन में यूनिक आंसर नहीं आएगा। फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं उसके, ऑप्शन से निकाल सकते हैं या फिर जो सिंपलेस्ट रेशियो उसके निकाल सकते हैं, वो हमें ऑप्शन पे देखना पड़ेगा। मैं आपको पहले समझाता हूं कि पहले ऐड क्यों कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा दोनों क्यों सही आंसर है। देखिए, अब आप इसको ऐसे समझते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। मान लेते हैं मैं एक बार 3 झोले बना लेता हूं अपने, एक उस, जब भी जल्दी करने की कोशिश करता हूं ना ये बुद्धू बना देता है मेरे को। अब हम इस पे रेट लिख लेते हैं। मेरे पास A था, B था, C था। इसमें क्या रेट था? 100 नहीं, रुक, नहीं ये यही रेट लिखने हैं जो 103, 105, 109, 103। कोई नहीं चल उल्टा कर दूंगा। A B C। हमने इसका काटा मेथड निकाल के क्या निकाला था? रेशियो 3:1
1। ये इसमें कोई डाउट है क्या 3:1 में? 106 बनाने के लिए हमने ऐसा काटा मारा और यहां पे हमने 3:1। इसका मतलब है अगर मैं एक नया कंटेनर ले लूं, उसमें 3 kg बी डाल दिया और 1 kg सी डाल दिया, तो इस कंटेनर का जो रेट है वो 106 रुपए है। अब ये मिक्स हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है, कुछ भी निकालो 106 का है। अब मेरे को ए और सी मैंने मिक्स किया, एक और कंटेनर बनाया, इसमें मैंने ए और सी करने के लिए 103 का था, 109 का था, हमें 106 बनाना था, हमने काटा मारा 3:3, यही आया। तो अगर ए को मैंने यहाँ 3 kg डाल दिया और सी को भी मैंने 3 kg डाल दिया, इसका रेट कितना हो गया? अब मेरे पास 2 बोरियां हैं जिसका रेट 106 है। अब मैंने आंख बंद करके पहली वाली बोरी में से मान लो 3 मुट्ठी निकाल लिए और इसमें से 2 मुट्ठी निकाल लिए और फिर उसको इकट्ठा कर दिया, उसका रेट क्या होगा? अच्छा, और उसमें से मैंने 5 kg निकाल लिया, इसमें से 2 kg निकाले और मिक्स कर दिया, तो क्योंकि दोनों का समान 106 है, तो किसी भी रेशियो में मैं निकालूंगा, क्या मेरे रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? अब चूंकि इसमें 2 ही है, इसमें भी 2 है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? तीनों चाहिए अपने को, तो मैंने एक वो और बड़ा बैग लिया। अब ऐसा भी कर सकते थे, इसमें 3-3 किलो kg ना डाल के 1-1 किलो भी डाल सकता था मैं, तो मान लेते हैं एक बार 3-3 किलो रहने देते हैं। इस सारे सौदे को मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब इसका रेट कितना है? इसमें ए कितना किलो आ गया? 3, बी कितना किलो है और सी कितना किलो है? 1 यहां से, तो रेशियो क्या बना? 3:3:2। अब इसका रेट 106 है। अगर आप इसको 1-1 कर देते तो क्या होता? तो ए 1 kg यहां से और कहीं से आता नहीं 1 kg, बी कितना आता? 3 kg और सी कितना आता? 1 kg। 1 है ना, 1 और 1 2, तो 1 किलो 3 किलो 2 किलो, इस रेशियो में ये भी 106 है, तो ये भी सही आंसर है। अब आपको प्रैक्टिकली करके देखना, ए का 103 रुपए का है, 103 इंटू 1, बी कितना है? 105 इंटू, और सी कितना है? ये इसका रेट और टोटल क्वांटिटी मेरे पास 6 है, इसकी वैल्यू 106 आनी चाहिए। चेक कर लो, आ जाएगी। करना ही है क्या? ले 315 और 218, तो कितना बनेगा? 5 3 8 8 16, हासिल 1 3, ये कितना बनेगा? 6 डिवाइडेड बाय 6 106, ये रेट आ गया। इसका करके देख ले तो भी आएगा। तो आएगा ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, फिर तीसरा भी मैच करेगा। अगर इंटेलिजेंट होगा एग्जामिनर तो उसने ऑल ऑफ द अबव भी आंसर दिया होगा, और आपने फर्स्ट आंसर देख के मार्क कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने सेकंड आंसर देख के मार्क कर दिया होगा। वो बोलेगा आजा बेटा तू इधर आ, बोलेगा ऑल ऑफ द, तीसरा भी पाएगा सही। इस टाइप के क्वेश्चन में तरीका ये होता है, ऑप्शन पकड़ के रेट पुट करके एवरेज निकाल लो। समझ गया? क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो मान लो इसने ना कटवाया होता 3-3, तो मैं तो आंसर ये निकालता। किसी ने काट दिया, वो तो आंसर ये निकालता। सो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विच एग्जिस्ट। और अगर जो हमने रेशियो यहां किया था, जो आपने रेशियो निकाला था, ये गलत हो जाता, क्योंकि 3 किलो इसका, 3 किलो इसका, 4 किलो, ये तो हमने सही वाला किया ना, जो रेशियो बनाया था। क्या बनाया था? ये। अब 1 किलो ये ले लो, कितने का हो गया? 103 का। 3 किलो ये ले लो 315, और 1 किलो ये ले लो 109, एंड दिस मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5। तो ये बन जाएगा 103 प्लस 315 प्लस 109, तो क्या बन जाएगा? 5 3 8 16 17, कैरी 1 2, कैरी 1 5, दिस डिवाइडेड बाय 5, दिस इज विल बी 5 0 5 5 जा 25 2, रेट 105 रुपए 40 पैसे का बनेगा, जो कि मेरा आंसर गलत है। तो ट्रिपल एलिगेशंस के अंदर हमें, अब इसको मान लो 4 होता तो क्या करते? एक ऐसा हिसाब किताब बनाते, 2 बनेगा काटा मेथड से, 2-2 पकड़ना पड़ेगा, 2 की 1 बोरी, फिर 2 की 1 बोरी, 2 की 1, 3 बोरियां बनी। इन तीनों को ऐड करना है सारी रेशियो को, एंड ऑफ द, आप लॉजिकली समझो, बोरी जुट, तीनों बोरी का रेट सेम हो गया। अब उसको एक नई बोरी में डालोगे तो वो सारी गेहूं जुड़ेगी ना, रेशियो तो कुछ नहीं बनेगी ना। सो दिस इज द ओनली पोजीशन वेयर यू विल हैव टू फाइंड अ एडिशन ऑफ रेशियो, अदरवाइज यू विल नॉट
get anywhere questions on addition or subtraction, and that is why this question was asked in the, इसको ट्रिपल एलिगेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको भैंस का दूध, गाय का दूध और पानी मिलाना है तो पहले भैंस और गाय का लोगे, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू क्या है, भैंस और गाय, भैंस और पानी, समझ में आ रहा है, दोनों बनेगा। फिर उन दोनों को सीधा तीसरे वाले कंटेनर में डाल दोगे तो उसमें भैंस, गाय और पानी तीनों आ जाएगा। अगर बकरी का भी डालना है तो भैंस बकरी, भैंस गाय, भैंस पानी, 3 लीटर, और फिर तीनों उसको एक नए में डाल दो, वो चारों जुड़ जाएगा। अच्छा, महंगा होता है, चलो ठीक। बट अब ट्रिपल आ गया है तो मान लेते हैं भाई, कैट वाला बोले ट्रिपल तो मैंने पूछा था 5-6 साल पहले, अब 4 वाला पूछ लेता हूं। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं करना है, दो को पकड़ना है सच दैट वो रेट बन जाए। उसको इमेजिन करो हमने कंटेनर में डाल दिया, उस कंटेनर को उठा के चौथे कंटेनर में डाल दो, ऐड हो गया, सारी रेशियो, क्वेश्चन खत्म। इससे मुश्किल सवाल नहीं बनेगा आपका, या बनना नहीं चाहिए, मतलब ऑब्वियसली कुछ तो बना ही सकते हैं, बट दैट इज हाउ एलिगेशन वर्क्स। फिर तो तुम्हारा कुछ ना निकलता ऐसा नहीं है, मतलब वो भी मतलब ठीक है। वैसे फिर ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन बिल्कुल ही 2 मिनट में ही हो जाएगा। और पंगा पता है क्या, वो भी शाना है, बोला टीटा क्वेश्चन है या तो नन ऑफ द, इसके तो इनफिनिट सॉल्यूशन है। हाँ, तो वो हमें नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप ना स्टैंडर्डाइज रेशियो लेते हो, जैसे इसमें 3:3 है ना, अच्छा। अपन 3:3 नहीं लेंगे, आप स्टैंडर्ड कर लो। स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब है इसमें कुछ कॉमन नहीं होता। नाउ 99% ऑफ द केसेस व्हेन सच अ क्वेश्चन हैपेंस वेयर यू हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, यू टेक स्टैंडर्ड वैल्यूज। इफ यू टेक स्टैंडर्ड वैल्यूज, वेरी लाइकली द एग्जामिनर विल गिव यू द आंसर इन ऑप्शन। मतलब एक ऑप्शन होगा जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यू लेके आंसर बनाएगा, ये है चक्कर इसका, ठीक है। ऑफ कोर्स जो पहले तुम बोल रहे हो पहला टारगेट तो यही है, ऑप्शन से हो जाए तो नथिंग लाइक इट, वो तो बेस्ट है ही है। नहीं हुआ तो ये सारा लफड़ा है, तो ये सारा सॉल्विंग करना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी डू इट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिपल एलिगेशन हो गया। अब बस इसमें एक चीज और बचती है, वो चलो डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी। आज तुम्हारी सेकंड क्लास है कोई? हाँ यार, कैंसिल कर देते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे याद दिलाना, इसमें हमने करना है एक मिल्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, मिलावट का मिल्क में, और एक है हम एलॉयज बनाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मेटल को मिक्स करके एलॉयज। देखो फंडामेंटली यही है, बट चूंकि एलॉयज का मैंने कुछ एग्जांपल नहीं दिया, हो सकता है क्वेश्चन करने में आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट कॉन्सेप्चुअली यही है। सब फॉर्मूले ही लगे, काटा मेथड लगे, सब कुछ लगे। एक एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, वो एडिशन है, नथिंग, बट यू कैन डू दोस क्वेश्चन यूजिंग दिस लॉजिक ऑल्सो। So you can attempt all the questions in the book. Still, I would want to teach you one more method, just in case ये भूल जाओ या फंस जाए तो हम कैसे निकलेंगे उससे बाहर, उसका तरीका मुझे आपको बताना है, वो मैं बता दूंगा आपको। यहां तक समझ में आया आपको? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल एलिगेशन है, ये कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, तो अगर समझ में आ गया देन इट शुड बी गुड। कितना % समझ में आया बाय द वे? बाकी घर जाके मतलब रास्ते में तुम गिराते खिंडाते चलते हो क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलो देन आई विल